अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सब्जेक्ट के साथ आज मैं आपके पास हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। आइए टॉपिक नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम किन किन पॉइंट्स को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। 1 इज़ एग्रीमेंट, अनदर 1 इज़ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड 1 इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक लेमैन की ज़बान में अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर सेम, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है मौजूद है। देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। देयर आर 2 बेसिक क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, 1 इज़ सोशल एग्रीमेंट, अनदर 1 इज़ कमर्शियल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? सोशल एग्रीमेंट्स बेसिकली वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो हम अपनी डेली रूटीन्स में कर रहे होते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे होते हैं। आइए उसकी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। सोशल एग्रीमेंट्स में बेसिकली लेट्स सपोज हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड साहब को ऑफिस में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है, वो घर आते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं बेगम मैं कल तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग लेकर आऊँगा। बीवी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे जब हस्बैंड घर आते हैं तो बीवी बड़ी खुश होती है कि मुझे आज डायमंड की रिंग मिलेगी। कहती कहाँ है मेरी रिंग, दो। हस्बैंड कहता है सॉरी आज मैं तो काम में बहुत बिजी था, मैं वो रिंग लाना भूल गया। वाइफ मुंह बनाकर बैठ जाती। अब सवाल ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था। अब क्या दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोई केस फाइल कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट से केस फाइल करने के लिए आपकी माइंड में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान तो कोई ऐसी रिलेशनशिप लीगल तो मौजूद ही नहीं थी। वाइफ ने ये नहीं सोचा था अगर मेरा शौहर घर ले ये रिंग को नहीं लेकर आएगा तो मैं केस कोर्ट में लेकर चली जाऊंगी। ये है हमारे सोशल एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल मैं मार्केट में गई तो मुझे मेरी एक फ्रेंड मिलती है और मैं उससे 10 साल के बाद मिल रही होती हूँ। तो मैं उससे कहती हूँ क्यों ना कल का लंच तुम मेरे साथ करो। तो कहती है तुम्हें याद है कि मैं किस होटल में करती थी? मैंने कहा जी मुझे याद है। कहती वही मेन्यू तुमने पहले से ऑर्डर करके रखना है मेरे आने से पहले, कल 3 बजे मुलाकात होती। 3 बजे का टाइम होता है, मैं होटल में पहुंच जाती हूँ। मैं बड़े मज़े से वेट कर रही होती कि वो आएगी। 3 से 4 बज जाते हैं, मेन्यू रेडी होता है, मैं सारी मेन्यू बुक करवा चुकी होती हूँ, वो टेबल पर मौजूद होता है। 4 से 5 बजते हैं, मैं उसे कॉल करती हूँ लेकिन वो मेरे कॉल रिसीव नहीं करती। तो क्या मेरी फ्रेंड ने मुझसे जो डील की थी वो उस पर पूरा नहीं होती, क्या मैं इसके खिलाफ केस फाइल करूँगी? नो। क्यों? ये सोशल एग्रीमेंट्स हैं। मेरे माइंड में उस वक्त ये नहीं था कि अगर ये नहीं आएगी तो मैं उसके खिलाफ केस लेकर जाऊंगी कोर्ट में। थर्ड 1 एग्जाम्पल, मस्जिद के पेश इमाम साहब नमाजी से कहते हैं कि मस्जिद में नलकों का मसला चल रहा है, तो कोई आप मस्जिद के लिए पेमेंट्स दे दें मुझे। वो नमाजी कहते ठीक है कल आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा। इमाम साहब कल उसके घर पहुंच जाते कि आपने तो मुझसे कहा था 5,000 रुपये दीजिए। कहते मैं भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो आया क्या पेश इमाम साहब उस मस्जिद के नमाजी के खिलाफ केस फाइल करेंगे? नो। क्यों? यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद ही नहीं थी। ये सोशल एग्रीमेंट्स हैं जो हम अपनी बेसिकली डेली रूटीन्स में करते हैं। नेक्स्ट 1 टाइप इज कमर्शियल एग्रीमेंट। कमर्शियल एग्रीमेंट्स यूजुअली जो पार्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं। कमर्शियल एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट जो हम अपनी बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग्स एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे माइंड में एक चीज़ सेट होती है, हम एक चीज़ ज्यूम करके बैठते हैं कि हमने एक लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करना है। नेक्स्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट हम डिस्कस कर चुके, हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बेसिकली हमें क्या कहती है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय अ लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो हमने समझ लिया कि एग्रीमेंट क्या है, लेकिन एनफोर्सिएबल क्या होता है? एनफोर्सिएबल का मतलब होता है अवेलेबल लीगल रेमेडी, यू हैव अ लीगल रेमेडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि मेरे पास रेमेडी है, मैं कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकती हूँ। वैसे ये सूट क्या होता है? सूट का मतलब होता है केस फाइल कर सकती हूँ। अगर आपने किसी भी किस्म का ब्रीच किया है, किसी भी किस्म की मिसरिप्रेजेंटेशन की है, मेरे पास ये रेमेडी है कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट जाके केस फाइल कर सकती हूँ। आइए देखते हैं एनफोर्सेबिलिटी को इन डिटेल। एनफोर्सेबिलिटी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कम बनता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए।
एक फॉर्मूला देखते हैं, एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स ये एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आइए एसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। लिस्ट यहाँ पे मौजूद है एसेंशियल एलिमेंट्स की। ये 10 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं कि हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज़। मिस ये 2 और मोर पार्टीज़ का मतलब क्या हुआ? आइए उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं कि मैं अपनी बाइक सेल कर रहा हूँ 50,000 में, क्या तुम वो खरीदोगे? मिस्टर बी कहते हैं हाँ मैं खरीदूँगा। ए है जो यहाँ पर ऑफ़र दे रहा है। ए बी को क्या दे रहा है? ऑफ़र दे रहा है। तो इस कंडीशन में ए इज़ ऑफरर, बी इज़ ऑफरी, जिसने एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ मैं तुम्हारी बाइक को खरीदूँगा। एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज़, ये पार्टीज़ कौन सी हैं? ऑफरर, ऑफरी। ऑफर एक्सेप्ट होती है तो एक्सेप्ट हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कोई भी एग्रीमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम उसकी ऑफर ना दें। अगर मैंने किसी एग्रीमेंट में ऑफर दे दी, उसकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी हो जाती है ऑफरी की तरफ से कि वो मुझे कह दे कि हाँ मुझे मंजूर है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए विलिंग हूँ। थर्ड वन इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रेमेडी। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट जो एजम्पशन हमारे माइंड में होता है, जो चीज़ हम सोच कर रखते हैं, वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मेरे दिमाग में ये मौजूद होना चाहिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, हमारे दरमियान एक लीगल ऑब्लिगेशंस मौजूद है। अगर किसी भी किस्म का ब्रिज होता है पार्टीज़ के दरमियान तो वो कोर्ट में जाके अपनी रेमेडीज अवेल कर सकती हैं। लेट्स सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान एक प्रॉपर्टी डीलिंग होती है। मिस्टर ए कहते हैं कि मैं अपना ये फ्लैट बेच रहा हूँ, क्या तुम खरीदोगे? मिस्टर बी कहते हैं कितने में दोगे? उन्होंने कहा 25 लाख रुपीज़ में। मिस्टर बी कहता है ठीक है मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं 15 लाख रुपए तो मैं पहले दूंगा और तुम मुझे पोजीशन दोगे, और 10 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन दूंगा जब तुम मेरे नाम पे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करोगे। मिस्टर बी पोजीशन दे देते हैं 15 लाख रुपए देकर। अब वो मिस्टर ए बी को बार बार रिकॉल कर रहे हैं कि आ जाओ प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाओ और मुझे मेरी 10 लाख की जो पेमेंट है वो दे दो। मिस्टर बी इस मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानी जो इस कॉन्ट्रैक्ट में है। अब मिस्टर ए के पास रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाके उनके खिलाफ केस फाइल करे। नेक्स्ट वन, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करना, ये वॉलंटरी होता है, आप अपनी मर्जी से करें। किसी कंसेंट कब फ्री नहीं होती, कंसेंट फ्री कब नहीं होती? आइए वो सिचुएशंस देखते हैं। वन इज कॉर्जन, अनदर वन इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्थ वन इज फ्रॉड, फिफ्थ वन इज मिस्टेक। अगर ये 5 एलिमेंट्स मौजूद होंगे किसी भी कंसेंट में लें तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। अब ये मैंने 5 एलिमेंट्स बताए, ये 5 एलिमेंट्स हैं क्या? इनका हम डिटेल आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए। कॉर्जन, लेट्स सपोज मिस्टर ए और बी। मिस्टर ए को एक चीज़ पसंद आ जाती है कि मिस्टर बी की प्रॉपर्टी, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए 25 लाख रुपए में। वो उनके सर पे गन रख देते हैं कि तुमने मुझे ये प्रॉपर्टी 25 लाख में बेचनी है। इसका मतलब क्या हुआ? कंसेंट फ्री नहीं थी, मिस्टर बी ने गन पॉइंट पे उनको प्रॉपर्टी सेल की। इसे हम कहते हैं कॉर्जन। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? किसी के पास डोमिनेटिंग पावर्स हो। लेट्स सपोज एग्जांपल्स लेते हैं करंट सिचुएशन की। एक पेशेंट है, वो कोरोना पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, आप मुझे अपने हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए, मुझे किसी तरीके से ठीक कर दीजिए। डॉक्टर यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में, वो कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी गाड़ी बहुत पसंद है, मुझे ये गाड़ी अपनी दे दो तो मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने उसे फोर्स किया कि तुम जब तक कि मुझे गाड़ी नहीं दोगे मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं करूँगा।
नेक्स्ट वन इज़ मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है कि कोई भी गलती हमसे हो जाए। फ्रॉड, जो हम इंटेंशनली किसी को धोखा दे रहे होते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ चीज़ें हम छुपा रहे होते हैं, हम बेशक वो हमारी नॉलेज में होती है, हम पार्टीज़ को क्लियर नहीं करते। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लॉ, कैपेसिटी टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ कि पार्टीज़ को बेसिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कौन कौन सी पार्टीज़ कॉम्पिटेंट नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो हम देखते हैं। अनसाउंड माइनर, माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से कम हो। अनसाउंड माइंड, जो बिल्कुल समझता नहीं है, जिसके दिमाग बिल्कुल गाफिल होता है, उसे समझ नहीं आती किस चीज़ की, वो क्या कॉम्पिटेंट नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। थर्ड वन इज डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, जिसे लॉ ने डिसक्वालीफाइड कर दिया हो। कोई पर्सन है जो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? सजा याफ्ता।